दिस इज डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स में जो हमारा मेन सबसे पहले कॉन्सेप्ट है दिस इज रिलेटेड टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, डेरिवेटिव्स, तो दो तरह के डेरिवेटिव्स हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव एंड ओटीसी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड आपके पास क्या है, जो कहां पर ट्रेड हो रहे हैं, एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, और ओटीसी का मतलब क्या है, ओवर द काउंटर आमने सामने बैठ के दो पार्टी क्या बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो दिस इज ओटीसी डेरिवेटिव्स। दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, याद रखना। अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं, फ्यूचर में बात करूं, तो दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ वहाँ पर प्रैक्टिकल डिफरेंसेस हैं जो हमने कवर किए थे। ठीक है, तो अदरवाइज दोनों के बेसिक मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपके पास दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एंड ओटीसी में जो मेन अभी हम कवर करेंगे दिस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सारा पार्ट हम कहाँ कवर करेंगे, इन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे, फ्रा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, कैश फ्लोर कॉलर, इक्विटी स्वैप, स्वैप्शन, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं वहाँ पर काफ़ी सारे, तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पर कवर करने वाले हैं। बट अभी जो हमारा मेन पार्ट है कि पूरा बेसिक हमें एक बार क्लियर हो कि डेरिवेटिव्स क्या हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओटीसी डेरिवेटिव। एक्सचेंज ट्रेडेड में वी हैव फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, और यहाँ पर आपके पास ओटीसी में वी हैव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट पता क्या था कि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। ठीक है, इनके पीछे, इनका बनने के पीछे क्या कारण था, तो वो वहाँ पर कॉन्सेप्ट है जिससे हम पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट पिक कर पाएंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्यों बने वहाँ पर, कुछ लोगों को वहाँ पर उन कंपनी के डिविडेंड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनके बोनस में कोई वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं था, ना वहाँ पर कोई वोटिंग पावर लेने में कोई इंटरेस्ट था। ठीक है, उनका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था कि उसके जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा है उससे हम क्या कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और इसी के लिए उन्होंने क्या बना दिए, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि ये लो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब सिर्फ यहाँ पर आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू अर्न प्रॉफिट एंड लॉस, और कोई आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना कंपनी के वोटिंग पावर मुझे चाहिए, ना मुझे वहाँ पर डिविडेंड्स, ना कोई बोनस, ना कोई और चीज़ें। समझ पा रहे हैं, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है किसमें, उसके प्राइस फ्लक्चुएशन में, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव जब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुए। सेम गोल्ड में था कि अगर मैं वहां पर गोल्ड डेरिवेटिव्स ट्रेड कर रहा हूं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरा एक्चुअल फिजिकल गोल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसको लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ किस में है, गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएशन में। ठीक है, मैं उससे क्या अर्न करना चाहता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑन द सेम ग्राउंड वी हैव करेंसी, और करेंसी में भी वहां पर हम क्या करेंगे, जो भी करेंसी में फ्लक्चुएशन आ रही है उसी में हमारा इंटरेस्ट है, डॉलर, पाउंड, यूरो में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड टू लॉन्च ए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। और मैंने बताया दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। किसका पार्ट है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं वो जब कैसे बनते हैं वो उसी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जैसा मार्केट में डिमांड उन्होंने देखा, जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड देखी उस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो दिस इज ए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये पूरा चार्ट देख लीजिए, हम कवर करेंगे पूरा यहाँ पर। तो अभी हम जो कवर करेंगे दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम कवर करेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और फॉरवर्ड इसी के साथ क्या है, कवर है। दोनों एक ही चीज है बट कुछ वहां पर प्रैक्टिकल डिफरेंसेस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ मार्केट। तो वी हैव कैश सेगमेंट मार्केट एंड द डेरिवेटिव सेगमेंट मार्केट, फ्यूचर सेगमेंट मार्केट। तो व्हाट इज कैश मार्केट, कैश मार्केट का सिंपल मतलब क्या है कि अगर मुझे बाय करना है, दिस इज द क्रक्स, याद रखना, अगर मुझे बाय करना है तो पूरा 100% पैसा देना पड़ेगा और तभी मेरे पास वो सामान मिलेगा, चाहे वो शेयर हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो। ठीक है, अगर मुझे सेल करना है तो मुझे सामान देना पड़ेगा और तभी मुझे क्या मिलेंगे, पूरे 100% पैसे मिलेंगे। दिस इज द मेन फीचर ऑफ कैश मार्केट। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कैश मार्केट का क्या फीचर है कि वहां पर जब हम कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे तो पूरा पैसा देना पड़ेगा तभी वहां पर शेयर्स मिलेंगे, और अगर वहां पर सेल कर रहे हैं तो शेयर देने पड़ेंगे तब क्या मिलेगा, देख लीजिए, पूरा पैसा। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में कैश मार्केट में सेल करना है तो मतलब इसका मतलब है तभी मैं सेल कर पाऊंगा जब मेरे पास क्या होगा, शेयर होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इन्वेस्टर इज ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक, तभी तो वो सेल कर पा रहा होगा ना कैश मार्केट में, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कैश मार्केट में आप कब सेल कर पाओगे, जब आपके पास सामान होगा, अदरवाइज आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज अवर कैश सेगमेंट मार्केट। व्हाट इज डेरिवेटिव सेगमेंट मार्केट, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, रेट कब डिसाइड होगा, आज ही डिसाइड होगा, और बाय सेल कब करेंगे,
फ्यूचर में जाके। तो दिस इज अवर डेरिवेटिव सेगमेंट मार्केट। तो डेरिवेटिव सेगमेंट मार्केट में हम कॉन्ट्रैक्ट आज करेंगे, रेट भी कब डिसाइड करेंगे, आज ही करेंगे, और बाय सेल कब करेंगे, फ्यूचर में जाके, ठीक है। तो उस केस में वहां पर प्रैक्टिकली कोई डिलीवरीज का केस नहीं होता है, बट कुछ केसेस हैं 1% 2% केसेस होते हैं जहां कमोडिटीज के केस में हम देख सकते हैं कि एक्सचेंज कह रहा है कि हम वहां पर भी डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो बने हैं कॉन्सेप्ट 99% केसेस में वहां सिर्फ क्या कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, वी हैव कैश कॉन्ट्रैक्ट, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एज ऑन टुडे। तो कैश मार्केट, कैश कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट आज करेंगे, रेट आज डिसाइड करेंगे, और बाय सेल भी कब करेंगे, आज करेंगे। तो ये कौन सी मार्केट है, कैश सेगमेंट मार्केट है। दिस इज स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट और द कैश कॉन्ट्रैक्ट। एंड व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन दोनों बेसिक सेम है, फिर अगेन यहां पर बेसिक सेम है, बट कुछ डिफरेंसेस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब ऑप्शन आएगा, तो पूरा हम कवर करेंगे। और वहां पर भी आपको दिखेगा वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। तो बिकॉज कौन सी मार्केट है, फ्यूचर सेगमेंट मार्केट है, ठीक है। तो बट वहां पर कॉन्ट्रैक्ट का कुछ फीचर अलग है, उस फीचर को हम अच्छे से समझेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमारा जो पार्ट है, दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, रेट भी डिसाइड कब होगा, आज ही होगा, और बाय सेल कब करेंगे, किसी फ्यूचर डेट पे, ठीक है। तो रेट आपके लिए आज क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, बट रेट कभी सेम थोड़े रहेगा, रेट तो हर समय क्या करता रहेगा, फ्लक्चुएट, बट मेरे लिए क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पास, दिस इज स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम, सॉरी एज ऑन टुडे, एंड रेट इज डिसाइडेड एज ऑन टुडे। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। व्हाट इज फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो ध्यान रखना दोनों के बेसिक मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट, रेट इज डिसाइडेड एज ऑन टुडे। तो हमें स्पॉट रेट भी कब पता होगा, आज, और फॉरवर्ड रेट, फ्यूचर रेट भी कब पता होंगे, आज ही पता होंगे। क्या दोनों सेम होंगे, नहीं, दोनों कभी सेम नहीं होंगे, क्योंकि स्पॉट रेट कब के बाय सेल का रेट है, आज के बाय सेल का रेट है। तो वो कैसे डिसाइड हो रहा होगा, अकॉर्डिंग टू द टुडेज डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और फॉरवर्ड रेट आज ही रेट है, आज ही रेट मुझे पता है, बट वो कब के बाय सेल के लिए है, फ्यूचर के लिए। तो वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा होगा, फ्यूचर की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो 3 महीने के बाद मुझे डॉलर बाय करने हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉलर क्या करने होंगे, सेल करने होंगे, कब, 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद की डिमांड एंड सप्लाई से रेट कब डिसाइड हो जाएगा, आज ही डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द स्पेशल फीचर, स्पॉट रेट भी कब पता है, आज, और फॉरवर्ड रेट भी कब पता है, आज ही पता है, ठीक है। Now the next one we have a difference between the forward contract and the future contract, ठीक है। and this is the most important part, उस पर मैंने पूरा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो दिस इज नॉट ए थियोटिकल कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर मैं डिफरेंस बताने आया हूँ, नहीं, मैं वहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल बेस बना रहा हूँ कि वहाँ से कैसे ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ पर किस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, दे आर ट्रेडिंग ऑन द ऑर्गेनाइज एक्सचेंज, ठीक है। तो ये कहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वही है, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट, कॉन्ट्रैक्ट वही है, बट यहां पर ट्रेड कहां पर हो रहा है, एक्सचेंज पे हो रहा है। और यहां पर दीज आर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, आमने सामने बैठ के पार्टी क्या कर रही है, आपस में ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो दीज आर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब आमने सामने बैठ के हमने क्या बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। दीज आर ओटीसी, समझ पाने, दीज आर ओटीसी डेरिवेटिव्स ओवर द काउंटर डील्स, ठीक है। तो दीज आर ट्रेडेड ऑन द ऑर्गेनाइज एक्सचेंज एंड दीज आर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को। सेकंड पॉइंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दे आर हाईली स्टैंडर्डाइज। हाईली स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब है, हर चीज का स्टैंडर्ड पहले से क्या है, फिक्स है, और वो सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो मिस्टर ए ट्रेड करे, मिस्टर बी ट्रेड करे, मिस्टर सी ट्रेड करे, सबके लिए स्टैंडर्ड क्या है, सेम है, ठीक है। और यहां पर क्या है, दीज आर कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमाइज मतलब अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड डिमांड ऑफ ए कस्टमर, ठीक है। व्हाट इज कस्टमाइज, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड ऑफ ए कस्टमर। तो वहां पर हम क्या बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जिसमें जैसा कॉन्ट्रैक्ट चाहूं वैसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, लीगल की बात कर रहे हैं, और दोनों पार्टी क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, ठीक है। तो दीज आर लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड बोथ पार्टीज आर एग्रीवेबल ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहला पॉइंट जो हमने कवर किया था, दिस इज लॉट साइज रिक्वायरमेंट। तो आपका फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में फिक्स है, वहां पर लॉट साइज में क्या होगा, ट्रेड होगा। लॉट के मल्टीपल, जो उसका साइज है उसी के मल्टीपल में आपका क्या होगा, ट्रेड होगा। अगर निफ्टी का साइज 50 है, 1 लॉट इक्वल टू 50 है, तो उसका क्या मतलब है, एक बार में कितनी निफ्टी ट्रेड करनी पड़ेगी, 50,
ठीक है। तो दिस इज द लॉट साइज रिक्वायरमेंट। रिलायंस के शेयर का अगर लॉट साइज 350 शेयर्स है तो एक बार में कम से कम कितने शेयर ट्रेड करने पड़ेंगे? 350। ठीक है, तो उसी के मल्टीपल में हम ट्रेड कर सकते हैं, मल्टीपल से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड दीज आर स्टैंडर्ड, मैंने बताया ना स्टैंडर्ड कैसे फिक्स कर रहा है एक्सचेंज, समझ पा रहे हैं, मार्केट सर्विस। ठीक है, तो लोग कितना नॉर्मली ट्रेड कर सकते हैं एक बार में, मान लो 5 लाख का ट्रेड कर सकते हैं, तो वो उस हिसाब से लॉट साइज फिक्स करेंगे कि उसकी वैल्यू किसके आसपास रहे? 5 लाख। समझ आया ना? तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द मार्केट सर्वे, जो भी एक्सचेंज करा रहा है, लोगों की डिमांड देख रहा है और उस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में क्या कर रहा है? लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ लॉट साइज रिक्वायरमेंट। तो फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में क्या है? देख लीजिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास क्या है? लॉट साइज है। क्या फॉरवर्ड में कोई लॉट साइज है? नो लॉट साइज। क्या कैश मार्केट में कोई लॉट साइज है? कोई लॉट साइज नहीं, जितना बनाना चाहो उतना बनाओ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस इज एक्सपायरी डेट। तो यहां पर आपके पास क्या है? एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट का क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक दिन क्या होगा? खत्म होगा। ठीक है, तो दे विल बी एक्सपायरी डेट। वो या तो आपको पहले ही बता देंगे वहां पर कि दिस इज लास्ट थर्सडे ऑफ ईच वन, तो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनका एक्सपायरी कब होगा? ऑन द लास्ट थर्सडे। ठीक है, अदरवाइज वो जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, जब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है, तो उस केस में आपको पहले ही पता होगा कि किस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? खत्म होगा। ठीक है, एंड वो डेट सबके लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड पहले से ही क्या है? फिक्स है। अगर क्रूड ऑयल की एक्सपायरी जून कॉन्ट्रैक्ट की या जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की 19th ऑफ जुलाई है, तो मतलब वो 19th ऑफ जुलाई है, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या है? वो 19th ऑफ जुलाई है। ठीक है, प्रैक्टिकली बता देता हूं, कमोडिटीज एंड करेंसीज में जो एक्सपायरी डेट फिक्स की जाती हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल देखते हैं कि नाइमेक्स कॉमेक्स पे क्या एक्सपायरी आ रही है क्रूड ऑयल की, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी एक्सपायरी डेट्स क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इंडिया में आप जो भी ट्रेड करेंगे ना, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द यूएस मार्केट ओनली। ठीक है, वहां जो होगा उसी का रिफ्लेक्शन यहां पर है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंडिया की कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो आपका मिथ है। समझ पा रहे हैं? वो आपका मिथ है। आपको पहले यूएस मार्केट को ट्रैक करना होगा, तब आप कौन सी मार्केट को ट्रैक कर पाओगे? इंडियन मार्केट्स को। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल उसका बता सकता हूं, 2006 में जब आप कोई सीएनबीसी या एनडीटीवी प्रॉफिट देखते थे, मुश्किल से 4 डेटा लिखे होते थे स्क्रीन पे। ठीक है, और आज देखना पूरी स्क्रीन किससे भरी हुई है? डेटा से, और उसमें मैक्सिमम जो डेटा है वो कौन सी मार्केट के हैं? इंटरनेशनल मार्केट के। ठीक है, तो पूरा जो गेम है वो आज के टाइम में आप देखेंगे सब लोग ट्रैक कर गए कि जो मार्केट मूव कर रही है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट, और इंटरनेशनल मार्केट का एक ही मतलब है, यूएस। ठीक है, तो याद रखना, जो पूरा वर्ल्ड मूव कर रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द यूएस मार्केट्स। ठीक है, तो मैं कोई स्पेसिफिक इक्विटी की बात नहीं कर रहा। कभी आपको सर ये कंपनी का शेयर थोड़े यूएस के हिसाब से मूव कर रहा होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट्स। ठीक है, तो याद रखना, मार्केट ओवरऑल इंपैक्ट डिफरेंट ही होता है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल इंपैक्ट की बात करें तो पूरा इंपैक्ट किसके हिसाब से चलता है? आप देख लेना, आज मार्केट क्यों बढ़ा? क्योंकि यूएस में रात बढ़ा था। आप सुन लेना न्यूज़। ठीक है, तो रात ये डो जोन्स और एस&पी रात बढ़े थे, तो उसका इंपैक्ट है। आज निफ्टी भी क्या है? ऊपर खुली है। ठीक है, तो दिस इज वेरी कॉमन लैंग्वेज जो वो वहाँ पर न्यूज़ में अपने सीएनबीसी या एनडीटीवी प्रॉफिट पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी ट्रेडिंग करनी है, पहले किसको ट्रैक करना पड़ेगा? यूएस मार्केट्स। ठीक है, तो देख लीजिए, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव M2M कैलकुलेशन। तो पहली बात, यहाँ पर एक्सपायरी डेट है और वो सबके लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। कैश मार्केट में कोई एक्सपायरी है? नहीं, वहाँ पर एक्सपायरी क्या है? इनफाइनाइट। समझ पा रहे हैं? कोई एक्सपायरी नहीं है टेक्निकली। आप कब तक शेयर रख सकते हैं? जब तक कंपनी है। आप कब तक वहाँ पर गोल्ड रख सकते हैं? जब तक आप हैं, और आप चले भी गए तो मतलब कोई और ले लेगा। ठीक है, तो मतलब गोल्ड खत्म नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? फिजिकल की जो आपके पास कमोडिटी है, करेंसी है, वो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट, दिस इज M2M। यहां पर डेली बेसिस पे क्या कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आज हम कवर करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन्स, बट सिर्फ मैंने यहां पर हिंट दिया डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। यहां पर डेली बेसिस पे क्या कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। यहां कोई डेली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। कैश मार्केट में होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द फ्यूचर मार्केट, और साथ में मैंने कैश मार्केट को भी हैशटैग से क्या किया है? कवर किया है। ठीक है, तो दिस इज अवर सेकंड पॉइंट, दे आर हाईली स्टैंडर्डाइज्ड एंड दे आर कस्टमाइज्ड। नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। बीच में कौन है? क्लियरिंग हाउस। मैंने उसका फंडा ही बताया कि वो कौन है, कौन लोग हैं। दीज आर द मेंबर्स ऑफ द एक्सचेंज।
ठीक है, तो वो सारा क्लियर, नाम से ही पता चल रहा है क्लियरिंग हाउस, जो ट्रेड को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। क्लियर करने का क्या मतलब है, जिसका बनता है उससे ले रहा है और जिसको देना है उसको दे रहा है। ठीक है, तो पूरा क्लियरिंग सिस्टम है वो कौन फॉलो कर रहे हैं, क्लियरिंग हाउस फॉलो कर रहा है। तो देयर इज नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, बट यहां पर तो हमेशा क्या बना हुआ है, डिफॉल्ट बना हुआ है। सब हमारे पार्टी कभी भी भाग सकती है, तो सिर्फ आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हो, और पता ही है कि लिटिगेशन कितना हमारे यहाँ सक्सेसफुल है। ठीक है, तो लिटिगेशन चलता रहेगा 6 साल 10 साल, समझ पा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा और वो लिटिगेशन चलता रहेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंड दे आर यूजुअली नॉट रेगुलेटेड। ठीक है, तो यहां तक बताओ कोई क्वेरी है आपकी तो जल्दी से, एनी पॉइंट। ठीक है सर, चले। लॉट साइज मैंने बता दिया, इन कैश मार्केट देयर इज नो लॉट साइज रिक्वायरमेंट, इन फ्यूचर मार्केट वी हैव ए लॉट साइज रिक्वायरमेंट। तो मान लो निफ्टी का लॉट 100 है, तो मतलब आपको उसके मल्टीपल में क्या करना होगा, ट्रेड करना होगा। इफ निफ्टी इज ट्रेडेड एट 5250, द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 5,25,000। तो वो सब चीजें हम अभी कैलकुलेट करेंगे, वो अभी यहाँ पर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन पार्ट में आ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लॉट्स, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक्सपायरी डेट, देयर इज ए फिक्स एक्सपायरी, और वो सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। फॉरवर्ड में वहां पर भी एक्सपायरी है, बट वो सबके लिए सेम नहीं है। ठीक है, लास्ट पार्ट जो हम कवर कर रहे थे कल, दिस इज पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। समझ पा रहे हैं कौन कौन लोग पार्टिसिपेंट हैं, कौन लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं। वी हैव हेजर्स, स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेजर्स। ठीक है, तो 3 तरह के लोग हैं जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वहां पर कवर किया था स्पेकुलेटर्स। तो स्पेकुलेटर कौन लोग थे, दे हैव सम प्राइस बिलीफ, उनका कोई प्राइस बिलीफ है, या तो बुलिश या बियरिश। प्राइस उनको लग रहा है बढ़ने वाले हैं या फॉल होने वाले हैं, दिस इज बुलिश और बियरिश। तो इन लोगों का कुछ प्राइस बिलीफ है, और प्राइस बिलीफ मैंने बताया था कहां से आएगा, दिस इज फ्रॉम वैल्यूएशन। समझ पा रहे हैं, वो कहां से आएगा, वैल्यूएशन से आएगा। तो या तो उनको लगेगा मार्केट इज बुलिश या मार्केट इज बियरिश। ठीक है, तो दिस इज स्पेकुलेटर। ये यहाँ पर आपके पास क्या है, स्पेकुलेटर है, और स्पेकुलेटर का काम क्या है कि बस वो वहां पर क्या कर रहे हैं, अपने प्राइस बिलीव के अकॉर्डिंग बाय या सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक बात बहुत क्लियर याद रखना, अगर मैं डेरिवेटिव मार्केट में बाय कर रहा हूं तो मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या देना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसका नाम क्या है, मार्जिन है। मार्जिन जैसा देंगे वैसा हमें वापस मिल जाएगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा एडजस्ट होके हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिन वापस। ठीक है, बट अगर मुझे सेल करना है तो तब भी कुछ नहीं करना। समझ पा रहे हैं, आप पहले बाय करो या पहले सेल करो, ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, सिर्फ क्या वहां पर होगा देख लीजिए, एक्सचेंज, दिस इज ओनली प्रॉफिट एंड लॉस। और वही चीज मैं आपको पिक कराना चाहता हूं कि यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट था ना वो क्या था, दिस इज टू अर्न ओनली प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आपको लग रहा है शेयर गिरने वाला है तो पहले सेल करो फिर वापस क्या करो, बाय। आपको लग रहा है शेयर बढ़ने वाला है तो पहले बाय करो फिर क्या करो, सेल करो। कुछ भी करो, समझ पा रहे हैं, यहां पर कोई ना चीज देनी है ना कुछ लेनी है ना कुछ मेरे पास होने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं गोल्ड सेल कर रहा हूं इन डेरिवेटिव मार्केट, तो क्या मेरे पास एक्चुअल में गोल्ड होना चाहिए, नहीं सर। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न ओनली प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो वो और हम क्लियरिटी से आज डिस्कस करेंगे, हाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड। तो जब ये समझ में आ जाएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको पिक हो जाएगा कि यहां पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस है हमेशा, क्योंकि मार्केट में हमेशा दिस इज स्कोप ऑफ फैसिलिटी, याद रखना, स्कोप ऑफ फैसिलिटी। एक्सचेंज अपनी फैसिलिटीज को क्या करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल बताया था, स्पॉट मार्केट का मतलब क्या था, जो ये मंडीज हैं, जो ये मार्केट्स हैं आपके पास, लक्ष्मी नगर मार्केट इज स्पॉट मार्केट। ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, अमेजोन बना दिया। समझ पा रहे हैं, वो भी तो कौन सी मार्केट है, स्पॉट मार्केट ही तो है। ठीक है, एनालाइज करो ना, तो वो सिर्फ हमने उसको क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक बना दिया। उन्होंने क्या किया, एनसीडीएक्स ने, आपको मंडी में जाके वीट परचेस करना पड़ता था, अब उन्होंने क्या किया, उसको कहां पे डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिकली। है तो कौन सी मार्केट, कैश मार्केट। ठीक है, तो अमेजॉन क्या है, बेसिकली दिस इज ए कैश मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक कैश मार्केट हो गई। ठीक है, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एज ऑन टुडे। ठीक है, तो याद रखना, बस फैसिलिटी चेंज हो रही है मार्केट में, बट कॉन्सेप्ट तो वही है, या तो कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, रेट आज डिसाइड होगा, बाय सेल आज होगा, या फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में होगा तो दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज होगा तो दिस इज कैश कॉन्ट्रैक्ट और द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास का हेजर्स। तो हेजर्स कौन लोग थे, दे आर ऑलरेडी हैविंग सम एक्सपोजर।
तो ये ध्यान रखना वर्ड इंटरव्यू में काम आएंगे, ठीक है। दे आर ऑलरेडी हैविंग सम एक्सपोजर। अच्छे अच्छे लोग नहीं समझा पाते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेज। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्लियर कट बहुत अच्छे अच्छे लेवल के लोग नहीं बता पाएंगे डिफरेंस बिटवीन द हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेज, ठीक है। तो ध्यान से इसलिए समझना, दे आर ऑलरेडी हैविंग सम एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब मेरा ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्सपोजर है, मेरा ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, या मेरी करेंसी आने वाली है, या मेरा वीट आने वाला है, या मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूं, या कोई भी हम वहां पर कंज्यूमर्स हैं, कहीं पर भी वी आर ऑलरेडी हैविंग सम एक्सपोजर, ठीक है। अगर मेरा कुछ एक्सपोजर है तो वहां पर रिस्क है, और उस रिस्क का मैं क्या करूंगा, मिनिमाइज करूंगा या मैक्सिमाइज करूंगा। दोनों तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं आपके यहाँ, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं अपने रिस्क को क्या करना चाहूंगा, मैक्सिमाइज, ठीक है। वी आर रिस्क टेकर। हम कौन होंगे, रिस्क टेकर। और जो लोग अपने रिस्क को कम करना चाहेंगे दे आर रिस्क एवर्स, ठीक है। और पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पता है इन 2 वर्ड पे टिका हुआ है, याद रखना, ठीक है। पूरा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है वो इसी 2 वर्ड पे है, रिस्क टेकर एंड रिस्क एवर्स। तो रिस्क टॉलरेंस हम चेक करते हैं, क्या वो रिस्क टेकर हैं या रिस्क एवर्स हैं। इफ दे आर रिस्क टेकर तो हम मैक्सिमाइज करते हैं रिस्क को, अगर रिस्क एवर्स है तो हम रिस्क को क्या करते हैं, मिनिमाइज। और उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, हेजिंग। समझ पा रहे हैं, उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, हेजिंग, ठीक है। तो वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, क्योंकि जो आपके कोर्स में मैं वही कवर कर पाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर इतना स्ट्रैटेजी है आप सोच नहीं सकते, मैं पूरी अगले 10 क्लास 20 क्लास इसी पे निकाल सकते हूँ, ठीक है। तो वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, बट वही हमें लिमिटेशन है कि हमें अपने कंटेंट पे बना रहना है, ठीक है। तो जो आईसीए कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं तो वही हम यहाँ पर पूरा कवर करेंगे। और चीज़ आपके लिए बता देता हूँ, जो भी आप यहाँ पर डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे सीधा आपको CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों लेवल पे काम आएगा, ठीक है। तो तीनों लेवल पे वहाँ पर डेरिवेटिव्स हैं, और जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही है, ठीक है। एक्सटेंशन हो सकते हैं बट बेसिक कॉन्सेप्ट सब यही है, ठीक है। तो आपके लिए ऑटोमेटिकली तीनों लेवल के लिए एक बेस आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हेजिंग वी आर ऑलरेडी हैविंग सम एक्सपोजर, और कुछ एक्सपोजर है तो उसमें रिस्क है, और उस रिस्क को हम क्या करना चाहेंगे, मिनिमाइज। और उसके लिए हम कौन सी मार्केट को यूज करेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है। तो याद रखना, तभी तो इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी ना जब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो इस चैप्टर की जरूरत है। तो पूरा जो गेम है वो किसके लिए है, डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर कौन लोग है, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड गाय, दे आर लुकिंग फॉर मिस प्राइसिंग। समझ पा रहे हैं, वो किस वर्ड को ढूंढ रहे हैं, मिस प्राइसिंग, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस प्राइसिंग, कि सेम चीज है तो उसका रेट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसका प्राइस भी क्या होना चाहिए, सेम, उसके कैश फ्लोज भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर कैश फ्लो सेम नहीं है तो दे विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज, ठीक है। तो वहां पर आपको किसकी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आर्बिट्रेज की, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, दीज आर द पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। समझ पा रहे हैं, ये आपके पास कौन लोग हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। फ्यूचर मार्केट में क्या क्या पोजीशन लेंगे, ठीक है। एंड वी हैव लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या है, बाइंग पोजीशन, और शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या है, सेलिंग। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने बाइंग लिख दिया तो मैंने गलत कर दिया, मैंने सेलिंग लिख दिया तो मैंने गलत कर दिया। प्रैक्टिकली वर्ड क्या यूज किए जा रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। तो जब हम यूज करेंगे तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ही करेंगे, बट अगर मैंने बाइंग लिख दिया, वी आर बाइंग इन द फ्यूचर सेगमेंट मार्केट, या बाइंग ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया तो कुछ उसमें गलत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि वो तो मार्केट टर्म्स है, तो मार्केट टर्म को हम वहां पर यूज करेंगे मेनली। बट अगर हमने लिख भी दिया तो उसमें कोई गलत नहीं है। वी आर बाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब वी आर टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दिस इज सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट और द सेलिंग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, कैंसिलेशन, हाउ टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल करेंगे, स्क्वायर ऑफ, कवरिंग, क्लोजिंग आउट एंड कैंसिल ऑफ। ये सब वर्ड यूज करेंगे वो क्वेश्चन के अंदर कि हमने अपनी पोजीशन कवर की। कवर करने का क्या मतलब है, लॉन्ग है तो शॉर्ट किया, ठीक है। हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, हमने अपनी पोजीशन को क्लोज आउट किया, या हमने क्या किया, कैंसिल ऑफ, ठीक है। तो अगर वहां पर ये वर्ड यूज किए जाने तो मतलब एक ही है, वी आर कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और कैंसिल करने का एक ही तरीका है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं। दिस इज लॉन्ग है तो शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट है तो लॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन स्क्वायर ऑफ आवर पोजीशन, वी आर कैंसिलिंग आवर पोजीशन। तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट सीखा था। उससे पहले 1 मिनट ये और देख लेते हैं। अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन है, प्राइस इंक्रीज हो गए तो क्या होगा,
प्रॉफिट, सिंपल है। अगर प्राइस डिक्रीज हो गए तो क्या होंगे, लॉस, ठीक है। तो दिस इज अवर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि हम कैसे वहां पर कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो लॉन्ग है तो वहां पर प्राइस इंक्रीज हुए तो प्रॉफिट है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो गए तो क्या होगा, लॉस, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास शॉर्ट पोजीशन है, और शॉर्ट पोजीशन में प्राइस अगर फॉल हो गए तो क्या होगा, प्रॉफिट, और प्राइस इंक्रीज हो गए तो लॉस, ठीक है। तो ये चीज एनालाइज करनी है यहाँ पर आपको ध्यान से, कि कैसे हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो पूरा भी यही सब आने वाला है, जो भी हमने डिस्कस किया है अपने बेसिक पार्ट में आपको दिखेगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कल हमने कवर किया था, दिस इज हाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड, ठीक है। हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज ऑन एक्सपायरी एंड दिस इज बिफोर एक्सपायरी। ऑन एक्सपायरी में वी हैव कैश सेटलमेंट एंड सेकंड केस इज डिलीवरी, ठीक है। और यहां पर बिफोर एक्सपायरी में वी हैव कैश सेटलमेंट, हम वहां पर क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां पर एक बार इसको समझ लेते हैं इस पॉइंट को, तो जिससे कोई गलती ना हो हमारे। तो अगर वहां पर सबसे पहले मैं कैश सेटलमेंट की बात करूं, तो कैश सेटलमेंट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, दिस इज ऑन एक्सपायरी। कब की बात कर रहे हैं, ऑन एक्सपायरी। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन है तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग, ठीक है। किस प्राइस पे, जो भी वहां पर क्या आ रहा है, क्लोजिंग मार्केट प्राइस आ रहा है, ठीक है। एंड द डिफरेंस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज हाउ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड, दिस इज ऑन एक्सपायरी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैश सेटलमेंट। और मेनली ये जो प्रोडक्ट बने हैं दिस इज फॉर कैश सेटलमेंट, ठीक है। तो हाउ टू वहां पर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे करेंगे, हाउ टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज लॉन्ग है तो शॉर्ट, शॉर्ट है तो लॉन्ग, सिंपल बड़ा, ठीक है। अब वहां पर देख लीजिए सेकंड केस क्या आया, दिस इज द केस ऑफ डिलीवरी। कब, ऑन एक्सपायरी। तो वो क्रक्स मैं आपको दे रहा हूं फाइनल, कि डिलीवरी के केस में अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल होगा। अब अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन है, अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन है, अब मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कैंसिल करूंगा, थ्रू डिलीवरी। समझ पा रहे हैं, थ्रू डिलीवरी। डिलीवरी का क्या मतलब है, अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन है तो मैं एक्चुअली में क्या कर लूंगा, बाय, बट आज नहीं, कब, जो भी आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड है, दिस इज 6 मंथ्स, तो 6 महीने के बाद एक्चुअली में क्या कर लूंगा, बाय। किस रेट पे, जो रेट मैंने आज ही क्या किया था, फिक्स किया था। मान लो 10,000 पे मेरी कोई लॉन्ग पोजीशन थी, तो वहां पर 10,000 में एक्चुअली में बाय कर लूंगा। और एक्चुअली में बाय करूंगा तो क्या होगा, मैं वहां पर 10,000 रुपीज कैश पे करूंगा, और उसके बदले में क्या मिल जाएगा, वो स्टॉक मिल जाएगा, कमोडिटी मिल जाएगी, या करेंसी। एंड दिस इज हाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल थ्रू डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ लॉन्ग शॉर्ट वाला गेम नहीं है, यहाँ पर तो क्या है, एक्चुअल डिलीवरी है तो लॉन्ग है तो एक्चुअली में क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, और शॉर्ट है तो एक्चुअली में क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो अगर मेरी शॉर्ट पोजिशन हैं, यहाँ पर मेरी शॉर्ट पोजिशन है, तो मैं एक्चुअली में क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। और सेल करने का क्या मतलब है, कि वहां पर मैं सामान दूंगा और पैसे रिसीव कर लूंगा। एंड दिस इज हाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल थ्रू डिलीवरी, ठीक है। तो दिस इज जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कैसे करते हैं, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में किया है उसको फुलफिल करके। तो हमने लॉन्ग पोजीशन ली, लॉन्ग पोजीशन का मतलब है मैं बाय करूंगा, कब बाय करूंगा, 6 महीने के बाद। तो मैं 6 महीने के बाद एक्चुअली में आपसे क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा, और उस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, देख लीजिए, दिस इज हाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल थ्रू डिलीवरी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब वहां पर क्या था कि एक वहां पर एक्सचेंज ने फैसिलिटी और दे दी, क्या फैसिलिटी दे दी, दिस इज बिफोर एक्सपायरी। बिफोर एक्सपायरी के केस में एक्सचेंज कह रहा है आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लेना, कैंसिल कर लेना, ठीक है। तो आपने आज लॉन्ग किया है, थोड़े दिनों बाद आपने क्या कर दिया, शॉर्ट। थोड़े दिन छोड़ो, 2 मिनट के बाद आपने शॉर्ट कर दिया, 10 मिनट के बाद शॉर्ट कर दिया। जब मन में चाहे, जब आप क्या कर सकते हैं, हमारी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल ऑफ कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो लॉन्ग है तो शॉर्ट कर देंगे, फिर दोबारा आपका मन गया एंटर होना है तो वापस क्या करेंगे, लॉन्ग, फिर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट, फिर मन गया तो वापस शॉर्ट, फिर लॉन्ग। तो जो भी आप वहां पर पोजीशन लेना चाहते हैं, जितना टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है उतने टाइम पीरियड आप कभी भी उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। जब एंटर होना चाहे जब एंटर हो सकते हैं, जब एग्जिट होना चाहे तब एग्जिट हो सकते हैं। दिस इज हाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड। मेनली मार्केट में यही सब फॉलो हो रहा है, समझ पा रहे हैं। कैश सेटलमेंट ही क्या हो रहा है, फॉलो, और उसमें मेनली जो चलता है दिस इज बिफोर एक्सपायरी, ठीक है। तो पूरा जो गेम है वो ये चल रहा है मार्केट में, एक्सचेंज पे।
क्योंकि हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। एंड दिस इज द फैसिलिटी गिवन बाय द एक्सचेंज, ठीक है। अगर यही बात फॉरवर्ड में करें तो वहां पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, बट हाँ वहां आप कर सकते हो और उसके लिए रूल्स बने हुए हैं और उन रूल्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज हाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड, ठीक है। आगे देखो, हमने जो लास्ट में हमने कवर किया था, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन्स, ठीक है। मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अगर फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में ट्रेड करना है तो कुछ देना तो है ही नहीं ना कुछ लेना है, तो फिर टेक्निकली अब एक्सचेंज अपने आप को सिक्योर्ड कैसे करे, तो वो मार्जिन्स के थ्रू अपने आप को क्या करता है, सिक्योर करता है, ठीक है। तो दिस इज ए सिक्योरिटी गिवन बाय द क्लाइंट टू द एक्सचेंज, ठीक है। तो एक्सचेंज के पास हमारी वो सिक्योरिटी पहुंच रही है, क्योंकि वो भी अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि अगर कल लॉस हुआ तो फिर पार्टी से वो कैसे रिकवर करे, तो वो पहले से ही अपने आप को सिक्योर करके चलेगा, वो वहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट रखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन इन कैश मार्केट। तो मार्जिन इन कैश मार्केट का एक ही मतलब है, दिस इज 100%, ठीक है। तो वहां पर 100% वहां पर देख लीजिए आपको पे करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, आपको पूरा पैसा देना होगा। तो उस केस में ब्रोकर आपको क्या दे सकता है, दिस इज द फैसिलिटी ऑफ बोरिंग, ठीक है। तो वो आपको बोरिंग फैसिलिटी दे सकता है। क्यों दे रहा है वो बोरिंग फैसिलिटी, पूरा कंट्रोल किसके पास है, ब्रोकर के पास है। तो कोई पार्टी जा नहीं सकती, अगर वो चला गया तो शेयर बेच के अपना पैसा क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। तो देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ बोरिंग इन कैश मार्केट, ठीक है। क्या फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में कोई बोरिंग फैसिलिटी है, सोच के आंसर देना मुझे। क्या फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में कोई बोरिंग फैसिलिटी मिलने वाली है, सोच के आंसर दो। मार्जिन देना है मान लो 1 लाख रुपए का, मैंने कहा ठीक है ब्रोकर भाई तू दे दे 50,000 का, 50,000 मैं दे देता हूं, कोई तैयार हो जाएगा, नहीं होने वाला, समझ पा रहे हैं। तो ध्यान रखना, देयर इज ओनली ए फैसिलिटी ऑफ बोरिंग इन कैश मार्केट। क्या फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में कोई आपको बोरिंग फैसिलिटी देने वाला है, कोई भूल के भी नहीं देने वाला है। बैंक से मांगोगे तो वो कहेगा कि किस लिए पैसा चाहिए, हमने कहा फ्यूचर में ट्रेड करना है, ठीक है। तो वो पहले से ही गायब हो जाएगा, वो कहे भाई ये तो पैसा वापस आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ बोरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3-4 चीजें डिस्कस की थी, और पहला चीज उसमें क्या था, इनिशियल मार्जिन। तो ट्रेड करने से पहले आपको क्या देना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन देना पड़ेगा, एंड दिस इज पेड बाय बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो यहां पर कौन पे करेगा, लॉन्ग वाला भी पे करेगा और शॉर्ट वाला भी। तो ये इनिशियल मार्जिन कैसे कैलकुलेट कर रहा है एक्सचेंज, वो देख रहा है मार्केट में एवरेज डेली फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है, एवरेज डेली फ्लक्चुएशन। तो वहां पर वो क्या देख रहा है, एवरेज डेली फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है, और उस बेसिस पे वो क्या कैलकुलेट कर रहा है, इनिशियल मार्जिन। तो गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 8%, 9%, 12%, इट डिपेंड्स ऑन कि वहां पर कितना फ्लक्चुएशन है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो वहां पर क्या देख रहा है, उनसे मार्जिन मांग रहा है, ठीक है। तो इनिशियल मार्जिन आपके पास क्या है, दिस इज द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द फ्यूचर अकाउंट बिफोर एनी ट्रेडिंग टेक प्लेस, एंड दिस इज पेड बाय बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। आगे देखो, दिस इज मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अब मार्जिन का बैलेंस दिस इज बिलो द इनिशियल मार्जिन, जैसे उसके नीचे जाएगा तो ब्रोकर कहेगा पैसे लाओ, तो आप कहोगे यार ऐसे काम नहीं चलेगा, आप तो हर समय हर 2 मिनट में कॉल कर रहे हो। तो उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि वहां पर क्लाइंट परेशान ना हो, बार बार पैसे की मांगने की जरूरत ना पड़े, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस मार्जिन। मान लो आपने इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट किया 1,50,000, अब वहां पर उन्होंने बता दिया मेंटेनेंस मार्जिन इज 1 लाख, मेंटेनेंस मार्जिन इज 1 लाख। अगर बैलेंस 1 लाख के नीचे जाए तभी आपको डिपॉजिट कराना, अदरवाइज ठीक है आपका ट्रेड चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर वहां पर बैलेंस 1 लाख रुपए से नीचे जाएगा तो हमें वापस कहां पहुंचना पड़ेगा, बैक टू द इनिशियल मार्जिन। तो वापस हमें कितना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन ही, ठीक है। तो नाम जरूर है मेंटेनेंस मार्जिन, बट जब उसके नीचे जाएगा ना बैलेंस, तो वापस हमें क्या मेंटेन करना होगा, इनिशियल मार्जिन ही, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट डेवलप बाय द एक्सचेंज कि वहां पर आपको फैसिलिटी दे दी है, तो उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो मेंटेनेंस मार्जिन क्यों नहीं मेंटेन करा रहा, समझ पा रहे हैं। वो तो एक फैसिलिटी दे दी कि भाई ठीक है आपका ट्रेड चलता रहेगा, बट अगर उसके नीचे जाए तो वापस कहां पहुंचना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन। तो कल पूछा था कुछ लोगों ने, तो इसलिए मैं वो बताना चाहता हूं कि वो तो आपको फैसिलिटी दी थी कि भाई ठीक है वैसे तो 1,50,000 से थोड़ा सा भी नीचे जाए तो आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, बट उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली इस चीज को फॉलो नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया, मेंटेनेंस मार्जिन। और जब उसके नीचे जा रहा है तो वो वापस करे कहां पहुंचना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन पे, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, दिस इज द अमाउंट
of margin that must be maintained. If the margin balance falls below the maintenance margin due to the change in the contract price, the additional funds must be deposited to bring the margin balance back up to the initial margin requirement. ठीक है. एंड द लास्ट वन, दिस इज वेरिएशन मार्जिन. जो भी अमाउंट डिपॉजिट कराओगे तो उस केस में जब आपका मेंटेनेंस मार्जिन ब्रीच हो जाएगा तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन मार्जिन. तो दिस इज द अमाउंट विच द ट्रेडर हैज टू ब्रिंग विच व्हेन मेंटेनेंस मार्जिन इज ब्रीच. तो यहां पर भी हम क्या सीखने आए हैं, वैल्यूएशन. यहां पर भी क्या सीख रहे हैं, वैल्यूएशन. और यहां पर हम किसकी वैल्यूएशन सीख रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. हम किसकी वैल्यूएशन यहां पर देख रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फेयर फ्यूचर प्राइस, एफएफपी हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं. तो हम एक्चुअली में कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना कि यहां पर आज के दिन मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कि आफ्टर 3 मंथ्स गोल्ड का कितना प्राइस होना चाहिए. वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट एंड डेट इज डिसाइडेड एज ऑन टुडे. तो मैं आज ही रेट डिसाइड कर रहा हूँ, डिसाइड करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ कि अगर मैं 3 महीने के बाद गोल्ड को बाय करूँ तो उसका रेट कितना होना चाहिए. और रेट कब डिसाइड कर लेंगे, आज ही. ठीक है. तो प्राइस याद रखना, दिस इज फ्यूचर प्राइस. क्लियरली ये फ्यूचर प्राइस है क्योंकि हम फ्यूचर में ही क्या करेंगे, बाय एंड सेल करेंगे. ठीक है. तो मैं यहां पर फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट्स यूज करूंगा और उससे क्या कैलकुलेट कर लूंगा, एफएफपी, फेयर फ्यूचर प्राइस. ठीक है. अब उस फेयर फ्यूचर प्राइस को आज के दिन किससे कंपेयर करेंगे, उसके एक्चुअल फ्यूचर प्राइस से. और ये एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कहां से मिलेगा, एक्सचेंज. तो दिस इज रेडली अवेलेबल. ऑलरेडी सबको पता होगा ना दुनिया में कि एक्सचेंज में कितना एक्चुअल फ्यूचर प्राइस चल रहा है. और ये भी कब के लिए चल रहा है, दिस इज फॉर 3 मंथ्स. ठीक है. तो ये मेरी वैल्यूएशन है, दिस इज एज पर अवर वैल्यूएशन. और ये हमारा क्या है, एक्चुअल प्राइस है. और इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या डिसाइड करेंगे, द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड. ठीक है. तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सबसे पहले अपनी वैल्यूएशन करनी है. ध्यान से देखना, ये प्राइस भी कब है, आज है. और ये प्राइस भी कब है, आ जाए. तो पैरिटी बन रही है, देख लीजिए. दोनों कंपैरेबल हैं, यस दोनों कंपैरेबल हैं. और दोनों कंपैरेबल हैं तो दोनों को कंपेयर करके हम डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड. ठीक है. तो यहां पर देख लीजिए, एग्जांपल से देख लेते हैं. मेरी वैल्यूएशन है 10,000 और मार्केट में आज के दिन उसका प्राइस कितना चल रहा है, दिस इज 9,000. तो बताओ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड. सिंपल, हम शुरू से करते आ रहे हैं. सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था, सिर्फ बस यहाँ पर अब वहाँ पर कैश कॉन्ट्रैक्ट था और यहाँ पर आपके पास कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है. वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट. ठीक है. अब दोनों कंपैरेबल हैं, दोनों सेम टाइम पे हैं, देख लीजिए दोनों कंपैरेबल हैं. और वहाँ पर हमने डिसाइड किया द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर वैल्यूड. और अंडर वैल्यूड चीज़ को क्या करेंगे, बाय. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग पोजिशन. यहां पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन. ठीक है. दूसरी तरफ आपके पास अगर यही वैल्यूएशन मेरी 10,000 है बट मार्केट में प्राइस कितना आ रहा है, 12,000. तो उस केस में हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर वैल्यू. डिसीजन क्या होगा, सेल. सेल का मतलब क्या है, शॉर्ट पोजीशन. तो अब ये वैल्यूएशन जो हमने की है 10,000, ये कैसे करेंगे, दिस इज अवर क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तो ये हमारा मेन क्वेश्चन मार्क है जिसके लिए हम यहाँ पर पूरी मेहनत करेंगे कि हम किस तरह से क्या निकाल लें, उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें वैल्यू एज ऑन टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट. कैलकुलेशन आज ही हो रही है बट कब के बाय सेल के लिए, फ्यूचर के लिए. तो वी आर यूजिंग द फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट. और फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट के लिए हमें वहां पर क्या आना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, कंपाउंडिंग. ठीक है. तो वो जो स्लाइड है कंपाउंडिंग की वो तब आएगी जब हमें ये क्लियर होगा कि हम एक्चुअली में क्या कैलकुलेट करने आए हैं. ठीक है. तो ये हमें क्लियर हो गया है कि वहां पर वैल्यूएशन करनी, और वैल्यूएशन कब की करनी है, फ्यूचर की. तो वी आर यूजिंग द फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट. तो तब इसकी जरूरत पड़ेगी कंपाउंडिंग. तो वी हैव नॉर्मल कंपाउंडिंग एंड कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग. ठीक है. तो दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, एक नॉर्मल कंपाउंडिंग का और एक किसका है, continuous compounding. Normal compounding is the concept of 1 plus r raised to the power n, and continuous compounding is the concept of e raised to the power rd.
ठीक है। तो यहां पर दो चीजें कैलकुलेट करना सीखा था हमने, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एनुअल रेट एंड द सेकंड वन इज कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एनुअल रेट, दिस इज 1 प्लस पीरियोडिक रेट रेज़ टू द पावर m माइनस 1, दिस इज पीरियोडिक। देख लीजिए पीरियोडिक का मतलब क्या है, जितने पीरियड के हैं, तो दिस इज एनुअलाइज्ड डिवाइड बाय m इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर एनम, तो दिस इज एनुअल रेट डिवाइड बाय m एंड दिस इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर एनम। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली जो आर यूज कर रहे थे, आर पता क्या होगा, इफेक्टिव एनुअल रेट। समझ पा रहे, आर का जो मतलब है वो क्या है, इफेक्टिव एनुअल रेट। तो या तो उसको वहां पर पहले ई आर निकाल लो फिर उसको पुट कर लो, और या हम वहीं पे क्या बना सकते हैं, इफेक्टिव एनुअल रेट। तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर डिवाइड बाय एम रेज़ टू द पावर m इंटू एन। ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू, एंड वी आर यूजिंग नॉर्मल कंपाउंडिंग। ठीक है। दूसरी तरफ हमारा जो कॉन्सेप्ट था, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड यूजिंग द कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ e रेज़ टू द पावर आर टी। एंड हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू e रेज़ टू द पावर आर टी। एंड हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय e रेज़ टू द पावर आर टी, और फ्यूचर वैल्यू इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस आर टी। ठीक है। तो सिंपल वी आर यूजिंग द एक्सपोनेंशियल टर्म टू सॉल्व द कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग वैल्यू। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ टू कैलकुलेट, तो मैंने बताया था उसको हम कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहोगे तो मैं टेबल भी दिला दूंगा, तो आपको पता रहेगा, पहचान रहेगी कि हाँ ये e की पावर x की क्या होती है, टेबल होती है। ठीक है। तो वो मैं आपको एक प्रिंट आउट दिलवा दूंगा। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ a रेज़ टू दी पावर b एंड e रेज़ टू दी पावर b। a रेज़ टू दी पावर b कब यूज होगी, दिस इज इन द केस ऑफ नॉर्मल कंपाउंडिंग, और e रेज़ टू दी पावर b कब यूज होगी, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। बट ये हम पहले ही सीख चुके थे, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट a रेज़ टू दी पावर b, रूट ऑफ a 12 टाइम्स माइनस 1 मल्टीप्लाई विद b प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम्स। ठीक है। इधर आपके पास हाउ टू कैलकुलेट e रेज़ टू दी पावर b, दिस इज रूट ऑफ e 12 टाइम्स माइनस 1 मल्टीप्लाई विद b प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम्स। ठीक है। और वहां पर e की वैल्यू क्या है, दिस इज 2.71828। ठीक है। तो वो यूनिवर्सल है, e की पावर 1 की वैल्यू आपके पास क्या है, e की वैल्यू क्या है, 2.71828। ठीक है। तो ये आपके पास, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व e की पावर x। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, वी हैव वैल्यूएशन रूल्स। तो हमारे पास वैल्यूएशन रूल्स हैं, और वैल्यूएशन रूल्स क्या कह रहे हैं बेसिकली वो समझना है एक बार। सबसे पहले, दिस इज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्पॉट रेट। समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं गोल्ड की वैल्यूएशन करना, गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन करना चाहता हूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जो गोल्ड का प्राइस कहां चल रहा है, स्पॉट मार्केट में। ठीक है। इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। ठीक है। अब वहां पर देख लीजिए, मुझे बाय सेल कब करना है, 3 महीने के बाद। तो उस केस में अगर मैं आज बाय करूं तो मुझे 3 महीने की क्या करनी पड़ेगी, देख लीजिए, उसको कैरी करने की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो अगर मैं 3 महीने के बाद खरीदूंगा तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, एक तो स्पॉट रेट आज का, और साथ में क्या पे करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है। देख लीजिए, क्योंकि मैं आज बाय सेल नहीं करना चाहता हूं, मैं कब बाय सेल करना चाहता हूं, किसी फ्यूचर डेट पे। तो जो भी आपके पास 3 महीने उसको कैरी करने की जो कॉस्ट होगी, उसको हमें वहां पर बियर करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो देख लीजिए, तो कैरिंग कॉस्ट क्या क्या हो सकती है, वी हैव स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और द अदर कॉस्ट। तो जो भी कॉस्ट है सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल सा फंडा है। फिर वहां पर क्या है, इन बिटवीन अगर कोई रिटर्न्स हैं, इन बिटवीन अगर कोई रिटर्न्स है तो उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं, क्योंकि मैं तो कब खरीदूंगा, 3 महीने के बाद। तो वो इनकम किसको मिलने वाली है, जो पुराना इन्वेस्टर है। देख लीजिए, तो उस केस में वहां पर मैं उसके लिए कुछ पे करने के लिए रेडी नहीं है। वी आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग द एक्स प्राइस, तो वहां से रिटर्न्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, फेयर फ्यूचर प्राइस। ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, अगर कोई वैल्यूएशन रूल्स में कोई दिक्कत है तो बताओ। दिस इज द मेन वैल्यूएशन रूल। वो आगे तो सब हमने कॉन्सेप्चुअली अलग अलग वहां पर क्वेश्चंस है, तो उसके हिसाब से हमने रूल्स बना लिए हैं। बट सिंपल रूल आपके पास यही है, कॉमन रूल यही है, दिस इज स्पॉट रेट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस रिटर्न्स। ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। एक बार वैसे रिवाइज करते हैं, फिर स्लाइड दिखाऊंगा। तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या था, दिस इज फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी विद नो इनकम। कोई इनकम नहीं है, तो हाउ टू कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइस, दिस इज स्पॉट रेट 1 प्लस आर रेज़ टू दी पावर एन। और अगर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है तो वहां पर क्या जगह, स्पॉट रेट ई रेज़ टू दी पावर आर डी।
ठीक है। अब अगर वहां पर डिविडेंड इनकम आ गई है तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे डिविडेंड इनकम की? तो स्पॉट रेट में से क्या माइनस कर दोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम इनटू ई रेज टू द पावर आरटी। तो क्या हो जाएगा? स्पॉट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? एक्स प्राइस, और इसकी क्या कर देंगे? फ्यूचर वैल्यू, एंड दिस इज ई रेज टू द पावर आरटी। तीसरा आपके पास था कि अगर डिविडेंड इनकम परसेंटेज में दे दें तो तीन तरह से वो दे सकते हैं। पहला डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड डिविडेंड रेट। डिविडेंड यील्ड इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ एमपीएस, निकाल लेंगे अमाउंट, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ ईपीएस, निकल जाएगा अमाउंट ऑफ डिविडेंड। एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड रेट, दिस इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। तो सीधा अमाउंट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा। बट मुझे टाइम नहीं पता होगा तो मैं डायरेक्टली लास्ट में क्या कर दूंगा? उसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो स्पॉट रेट इंटू ई रेज टू द पावर आरटी माइनस डिविडेंड इनकम। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? फेयर फ्यूचर प्राइस। बट इन केस ऑफ डिविडेंड यील्ड हम ये एडजस्टमेंट आर में भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। परसेंटेज टू परसेंटेज क्या कर सकते हैं? एडजस्टमेंट। तो हम क्या कर देंगे? स्पॉट रेट इंटू ई रेज टू द पावर आर माइनस डिविडेंड यील्ड इंटू टी। क्यों एडजस्टमेंट ऐसे ही कर रहे हैं? क्योंकि आर का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और डिविडेंड क्या आएगी? मुझे वहां पर डिविडेंड मिल गया तो मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न क्या हो गई है? कम हो गई है। तो आर माइनस क्या कर देंगे? डिविडेंड यील्ड, ठीक है। 3 पॉइंट ये थे आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड। फिर 2 पॉइंट किससे रिलेटेड थे? कमोडिटीज। तो पहले ये तीनों एक बार देख लेते हैं, स्लाइड्स देख लो। फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी विद नो इनकम। तो क्या होगा? स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस आर रेज टू दी पावर एन। एंड अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है तो स्पॉट रेट इंटू ई रेज टू दी पावर आर डी। कब नॉर्मल कंपाउंडिंग करेंगे, कब कॉन्टिन्यूस? जब क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग वर्ड यूज किया हो या टेबल की वैल्यू दी हो तो क्या यूज करना है? कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। अदरवाइज हमेशा क्या यूज करना है? नॉर्मल कंपाउंडिंग। खत्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज विद डिविडेंड इनकम। अगर इन बिटवीन कोई डिविडेंड इनकम है तो उसकी क्या कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू। तो दिस इज स्पॉट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम। तो आपके पास देख लीजिए, और उसको क्या निकाल देंगे? फ्यूचर वैल्यू ई रेज टू दी पावर आरटी। तो क्या निकल के आ जाएगा? फेयर फ्यूचर प्राइस, ठीक है। चेक कर लो एक बार, देख लीजिए। दिस इज अवर रूल नंबर 2। एंड रूल नंबर 3 में क्या था कि आपके पास 3 तरह से वहां पर परसेंटेज में हो सकता है, या तो डिविडेंड यील्ड हो सकता है, या डिविडेंड रेट हो सकता है, या डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड यील्ड इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ एमपीएस, डिविडेंड रेट इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ ईपीएस, ठीक है। नाउ वी हैव, देख लीजिए कैलकुलेशन के लिए, अगर मैंने वहां पर अमाउंट में निकाल लिया तो वहां पर लास्ट में क्या कर देंगे? अमाउंट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर परसेंटेज में है तो आर में से क्या माइनस कर देंगे? देख लीजिए डिविडेंड यील्ड माइनस कर देंगे। बस याद करना, सिर्फ वो डिविडेंड यील्ड में चलेगा, ना पे आउट में चलेगा, ना डिविडेंड रेट में। सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? डिविडेंड यील्ड के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था कि डिविडेंड यील्ड का जो कॉन्सेप्ट चलता है, दिस इज फॉर इंडेक्सेस, ठीक है। मेनली जो कॉमनली मार्केट में पॉपुलर है, दिस इज फॉर इंडेक्सेस, क्योंकि वहां पर बार बार कभी कोई स्टॉक दे रहा है, कभी कोई स्टॉक दे रहा है, कभी किसी दिन डिविडेंड आ रहा है, कभी किसी दिन डिविडेंड आ रहा है। तो दे आर कैलकुलेटिंग द डिविडेंड यील्ड इन कंपैरिजन टू द डिविडेंड अमाउंट, ठीक है। तो वो बताने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो डिविडेंड यील्ड बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, 2 रूल हमारे पास किसके लिए थे? दिस इज फॉर कमोडिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विद स्टोरेज कॉस्ट, तो हमारा सीधा फंडा है, कॉस्ट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। तो स्पॉट रेट, अगर स्टोरेज कॉस्ट किसी और पॉइंट पे है तो उसकी क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। तो दिस इज स्पॉट रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट 1 प्लस आर रेज टू दी पावर एन और ई रेज टू दी पावर आर डी। हो रहा है विजुअलाइज पूरा? देख लीजिए। अब अगर स्टोरेज कॉस्ट भी परसेंटेज में दे दे तो बताओ क्या करोगे? स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में दे दे तो क्या करोगे? आर में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। आर इज अवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और स्टोरेज कॉस्ट से हमारी रिक्वायर्ड रिटर्न क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आर प्लस क्या कर देंगे? स्टोरेज कॉस्ट। तो क्या एडजस्टमेंट होगी? देखो, दिस इज स्पॉट रेट इंटू ई रेज टू दी पावर आर प्लस स्टोरेज कॉस्ट इंटू टी। याद तो नहीं करना कुछ? अगर करने वाली बात है तो लिख लो जल्द। मैंने इसलिए नहीं लिखवाया था कि जरूरत नहीं है, बट अगर है तो लिख लो जल्दी से। इफ स्टोरेज कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, लिख लो छोटा सा पॉइंट। इफ स्टोरेज कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, बुक में है आपके ऑलरेडी, बट नोट्स में कहीं पे छोटा सा लिख लो। इफ स्टोरेज कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, तो उस केस में क्या होगा? आर में क्या ऐड कर देंगे? स्टोरेज कॉस्ट। तो दिस इज स्पॉट रेट इंटू ई रेज टू दी पावर आर प्लस स्टोरेज कॉस्ट इंटू टी, ठीक है सर। कोई दिक्कत, कहीं कोई कंफ्यूजन? लास्ट पॉइंट जो हमने कवर किया था यहां तक
देख लो। लास्ट पॉइंट जो हमने कवर किया था वो क्या था, दिस इज विद कन्वीनियंस इनकम, ठीक है। तो कन्वीनियंस यील्ड दिस इज लाइक डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड इन केस ऑफ सिक्योरिटीज एंड कन्वीनियंस यील्ड इन केस ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। तो ध्यान से देखना व्हाट इज फेयर फ्यूचर प्राइस। तो अगर परसेंटेज में है कन्वीनियंस यील्ड, अगेन आर में से क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। अगर अमाउंट में गिवन है तो क्या कर देंगे, अगर टाइम नहीं पता है तो क्या कर देंगे, बाद में माइनस कर देंगे। और अगर पहले ही प्रेजेंट वैल्यू दे दिया तो स्पॉट रेट में से क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस इनकम, ठीक है। तो यही आपके पास देख लीजिए, अगर आपको ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है तो प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। अगर नहीं पता कहां पर है, किस पॉइंट पे है, तो लास्ट में कन्वीनियंस यील्ड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वहां पर क्या आ जाएगा, स्पॉट रेट इंटू ई रेज टू द पावर आर टी माइनस कन्वीनियंस इनकम। और अगर परसेंटेज में है तो सीधा परसेंटेज टू परसेंटेज क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट, देख लीजिए। तो ये मैंने लिंक आपको कराया था, किससे लिंक कराया था मैंने आपको, दिस इज विद द कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन। तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो काम की चीज है जो आपसे पूछ सकते हैं। तो कॉन्टेंगो जब आपका फ्यूचर प्राइस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द स्पॉट रेट, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेंगो व्हेन फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट रेट, ठीक है। व्हाट इज बैकवर्डेशन, इफ फ्यूचर प्राइस इज लेस देन स्पॉट रेट, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, बैकवर्डेशन, ठीक है। और उसका मैंने आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस कराया था कि जब क्रूड ऑयल वहां पर $100 $150 का होगा तो कन्वेंस यील्ड ज्यादा होगी, ठीक है। अगर वो $50 है तो कन्वेंस यील्ड क्या होगी, कम होगी। अगर $100 चल रहा है प्राइस तो उसका मतलब फ्यूचर प्राइस क्या होगा, कम चल रहा होगा, फ्यूचर प्राइस क्या आ रहा होगा, कम। और अगर प्राइस $50 ही चल रहा होगा तो कन्वेंस इनकम होगी नहीं, तो सिंपल क्या करेंगे, स्पॉट रेट इनटू ई रेज़ टू द पावर आर टी, तो फ्यूचर प्राइस हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दिस इज अ केस ऑफ कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन, ठीक है। तो इन सीएफए लेवल 1 2 3 तीनों जगह मिलेगा आपको, ठीक है। तो अलग अलग लेवल्स मिलेंगे इसमें आपको। तो मैंने सिर्फ आपको अभी बेसिक टर्म बताई है, कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन, अब इसकी और एनालिसिस है, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन से रिलेटेड, बट अभी मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक टर्म बता दी, व्हाट इज कॉन्टेंगो एंड व्हाट इज बैकवर्डेशन, वो कैसे आ रहा है, उसका क्या इंपैक्ट है हमारे वैल्यूएशन में, वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो कन्वेंस इनकम ज्यादा होगी तो इसका मतलब फ्यूचर प्राइस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर कन्वेंस इनकम कम होगी तो फ्यूचर प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। सबसे पहला पॉइंट आपके पास यही था, दिस इज आर्बिट्रेज एंड आर्बिट्रेज इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर सेम चीज है तो कैश फ्लोस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, सेम। और अगर प्राइस सेम नहीं है तो दे विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज, ठीक है। और आर्बिट्रेज में आपके पास देख लीजिए रूल क्या है, बेसिकली हम सस्ता बाय करेंगे और महंगा सेल करेंगे, दिस इज बाय एट लो एंड सेल एट हाई, ठीक है। तो दिस इज द रूल। तो आप देखेंगे एक मार्केट में बाय है तो दूसरी मार्केट में क्या होगा, सेल होगा, डेफिनेटली वो क्या होगा, सेल होगा। तो वहां पर आर्बिट्रेज को क्या बोलते हैं, दिस इज रिस्क लेस प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, रिस्क लेस प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क लेस प्रॉफिट, रिस्क लेस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वहां पर हेजिंग भी है और साथ में क्या है, प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। तो आज जब हम हेजिंग करेंगे तो वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वहां पर ऑब्जेक्टिव पता क्या है, सिर्फ अपने आप को हेज करना है, ठीक है। और आर्बिट्रेज में क्या है, हेज करना भी और साथ में क्या कमाना है, दिस इज प्रॉफिट, और इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज रिस्क लेस प्रॉफिट, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेजिंग एंड आर्बिट्रेज। ऑब्जेक्टिव का गेम है, याद रखना, जो भी पूरे शेयर मार्केट में, कमोडिटी में, कहीं पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो गेम पता किसका है, ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना एक्शन लेंगे मार्केट में। दिस इज द मेन पॉइंट जो यहाँ पर ट्रेडिंग में आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार उसको कवर कर लेते हैं। तो अपनी वैल्यूएशन को किससे कंपेयर करेंगे, अपनी वैल्यूएशन को किससे कंपेयर करेंगे, दिस इज विद द एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, ठीक है। तो एक बार इस चीज को भी दोबारा से देख लेते हैं, क्लियर होना चाहिए। तो अपनी वैल्यूएशन निकालेंगे, फेयर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करेंगे और उसको किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, ठीक है। उसको किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस से, ठीक है। तो ध्यान से देखना, फेयर फ्यूचर प्राइस दिस इज एज पर अवर वैल्यूएशन, एज पर अवर वैल्यूएशन। और ये कहां से मिलेगा, एक्सचेंज से। और इसको कैलकुलेट करने के रूल्स हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो 5 रूल हमने डिस्कस किए थे, अदरवाइज सिंपल एक ही रूल है कि जो भी इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। तो जो भी स्पॉट रेट है उसमें किसके एडजस्टमेंट करेंगे, हम वहां पर कॉस्ट ऐड कर देंगे और रिटर्न्स को क्या कर देंगे, माइनस। तो वो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, देख लीजिए, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है,
एक्चुअल फ्यूचर प्राइस देखेंगे तो ध्यान रखना बस, जो लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन तो वो यही हो सकता है कि ये जो प्राइस कैलकुलेशन आज हो रही है बट कब के बाय सेल के लिए, फ्यूचर के, और ये प्राइस भी एक्सचेंज पे आज जरूर चल रहा है बट कब के लिए चल रहा है, फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इन दोनों प्राइसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं एंड देन डिसाइड ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड, ठीक है। तो अगर ओवर वैल्यूड है तो उस केस में क्या होगा, हम सेल करेंगे, और अगर अंडर वैल्यूड है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। यहां पर भी एग्जैक्टली वही है, साथ में हम वहां पर क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले स्टेप आपके पास यही था इस क्वेश्चन में कि वहां पर हम क्या कैलकुलेट करें, फेयर फ्यूचर प्राइस, एंड देन वी हैव टू कंपेयर इट विद द एक्चुअल फ्यूचर प्राइस एंड देन डिसाइड ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड, ठीक है। एक चीज और हमने डिस्कस की थी कि यहां पर 3 तरह से मेन आर्बिट्रेज हो सकता है, कैश टू कैश, कैश टू फ्यूचर एंड फ्यूचर टू फ्यूचर। जो हमारे कोर्स में वो कौन सा है, कैश टू फ्यूचर। वो बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम क्रैम कर ले, चल भाई ये इधर कैश मार्केट में, इधर फ्यूचर मार्केट में, वो समझ में आना चाहिए। देयर इज ए मिस प्राइसिंग बिटवीन द कैश मार्केट एंड द फ्यूचर सेगमेंट मार्केट। तो उसकी मिस प्राइसिंग को हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो कुछ मिस प्राइसिंग्स होती हैं जो सामने सामने होती हैं और कुछ मिस प्राइसिंग्स हैं जो हमें खुद बनानी होती है, ठीक है। तो उसमें से ये पॉइंट है, देख लीजिए। तो ध्यान से देखना स्लाइड हमारी। तो फेयर फ्यूचर प्राइस और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस को कंपेयर करेंगे। तो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा आ रहा है और फेयर फ्यूचर प्राइस क्या है, कम है। तो उस केस में क्या होगा, दिस इज ओवर वैल्यूड, और ओवर वैल्यूड है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, सेल। सेल मतलब शॉर्ट, ठीक है। तो हम कौन सी पोजीशन ले लेंगे, शॉर्ट पोजीशन। दूसरी तरफ कैश मार्केट में क्या करेंगे, बाय, और बाय करने के लिए पैसा चाहिए तो क्या करेंगे, बोरो। अब ध्यान से देखना, हमने कैश मार्केट में शेयर को क्या किया है, बाय। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, कॉस्ट, और डिविडेंड हमारे लिए क्या है, इनकम। क्योंकि अब मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर है तो डिविडेंड किसको मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। तो डिविडेंड हमारे लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट, वहां पर आपके पास इफ एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कम आ रहा है, ठीक है, मेरी वैल्यूएशन 1000 है और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज 800, तो उस केस में दिस इज अंडर वैल्यूड। और अंडर वैल्यूड है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, बाय, मतलब लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। और बाय करेंगे तो कैश मार्केट में क्या करेंगे, सेल, और सेल के साथ क्या अटैच है, हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या है, इन्वेस्टर इज ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक, तभी तो सेल कर पाओगे ना कैश मार्केट में। और सेल किया तो पैसा आएगा तो क्या करेंगे, इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगी, इनकम, बट डिविडेंड हमारे लिए क्या होगा, कॉस्ट। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटजी मुझे इस स्टॉक को क्या करना पड़ा, सेल करना पड़ा, एंड वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड बेनिफिट, ठीक है। तो अपनी किसी भी एनालिसिस में, पूरे फाइनेंस में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकम हमेशा क्या होंगी, कंसिडर होंगी। सबसे पहले हेजिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और हेजिंग कब होगा ये ध्यान में ना, वी आर ऑलरेडी हैविंग सम एक्सपोजर, बस वो बात माइंड में होनी चाहिए आपके कि हेजिंग का कॉन्सेप्ट तभी होगा जब मेरा ऑलरेडी क्या होगा, कोई एक्सपोजर होगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरा कोई पोर्टफोलियो होगा, मेरी कोई पोजीशन होगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी प्रोडक्ट में, मेरी कोई पोजीशन होगी। अब उस पोजीशन को मैं वहां पर देख लीजिए, उसके रिस्क को कम या ज्यादा करने के लिए क्या कर रहा हूं, देख लीजिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिंग, ठीक है। तो यहां पर पूरा जो गेम है ना वो किस पे ऊपर है, दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव ही यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस रिस्क है या टू इंक्रीज रिस्क है, ठीक है। तो यहां पर दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या तो आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं या अपने रिस्क को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। तो वी हैव टू ऑब्जेक्टिव, टू रिड्यूस द रिस्क और टू इंक्रीज द रिस्क, ठीक है। तो अब यहां पर हमें देखना था कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है रिस्क को कम करना, दिस इज टू रिड्यूस रिस्क, तो वहां पर क्या पोजीशंस लेंगे। अब यहां पर यही बात ध्यान रखना, जो अभी ऑल्टरनेटिव हमने डिस्कस किया था, हमारी जो पोजीशन है वो इंटैक्ट रहेगी, जो भी एडिशनल पोजीशन लेंगे वो कहां पर लेंगे, दिस इज इन द इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है। तभी उस मार्केट की जरूरत होगी और तभी इस चैप्टर का वहां पर कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पर कोई पोजीशन है मेरी, ऑलरेडी मेरा कोई एक्सपोजर है, तो उसके रिस्क को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए वी आर टेकिंग द पोजीशन इन द फ्यूचर मार्केट और द फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट है फॉरेक्स के अंदर भी, तो ध्यान रखना। तो पहला स्टेप यहाँ पर यही था कि हाउ टू डिसाइड द पोजीशन, हम कैसे पोजीशन डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर मार्केट में या फॉरवर्ड मार्केट में कौन सा पोजीशन लेना है। और वहां पर दो ही पोजीशन है, वी हैव ए लॉन्ग पोजीशन और द शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन है कोई भी पोर्टफोलियो में, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, दिस इज शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है। अगर मेरी शॉर्ट पोजीशन है तो वहां पर क्या करूंगा, इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी पोजीशन लूंगा, टेक्निकली रिवर्स पोजीशन लूंगा। लॉन्ग है तो शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर करूंगा और शॉर्ट पोजीशन है तो क्या करूंगा, लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर। बट मेरा अगर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द रिस्क, और ऑब्जेक्टिव कैसे पता चलेगा वो हम समझ चुके हैं क्वेश्चन में बीटा को देख के, ठीक है। तो बीटा को अगर मुझे बढ़ाना है तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द रिस्क, क्योंकि बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिस्क को, ठीक है, सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मुझे वहां पर सेंसिटिविटी को कम करना है या इंक्रीज करना है, तो उससे पता चलेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टू इंक्रीज द रिस्क है, तो अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन है तो क्या करेंगे, और लॉन्ग करेंगे, ठीक है, और शॉर्ट है तो क्या करेंगे, और शॉर्ट करेंगे। कहां पर, इन इंडेक्स फ्यूचर। मेरे पोर्टफोलियो की पोजीशन क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। नाउ द सेकंड वन, दिस इज वैल्यू ऑफ पोजीशन, कितना वैल्यू ऑफ पोजीशन लेंगे। तो उसके लिए मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था, कभी भी इक्वल पोजीशन नहीं लेंगे, पोजीशन शुड बी टेकन बेस्ड ऑन बीटा, ठीक है। बीटा के बेस पे पोजीशन लेंगे। बीटा क्या बता रहा है, दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ एसेट रिटर्न विद द मार्केट रिटर्न। हम मार्केट से कितना सेंसिटिव हैं, अगर मेरा बीटा 2 है तो मैं मार्केट से कितना सेंसिटिव हूं, 2 टाइम्स, तो मुझे कितना हेज करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। बट अगर मैंने बीटा के बेस पे हेज कर लिया तो दिस इज ए केस ऑफ कंप्लीट हेजिंग, ठीक है। तो बस वो ध्यान रखना, अगर मैंने बीटा के बेस पे हेज किया तो दिस इज ए केस ऑफ कंप्लीट हेजिंग और द परफेक्ट हेजिंग, ठीक है। तो हमने टेक्निकली अपने आप को कितना हेज कर लिया, 100%, ठीक है। तो यही था, पोजीशन फॉर कंप्लीट हेज शुड बी टेकन बेस्ड ऑन बीटा, ठीक है। तो दिस इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा, दिस इज अवर, देख लीजिए, फुल हेजिंग, कंप्लीट हेजिंग। बट प्रैक्टिकली कोई कंप्लीट हेज क्यों करेगा, क्योंकि अगर कंप्लीट हेज किया तो प्रॉफिट एंड लॉस विल बी 0, ठीक है। तो टेक्निकली ट्रेडिंग करने का, कोई पोर्टफोलियो बनाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हम अपने बीटा को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो पहला स्टेप है डिसाइड पोजीशन, दूसरा स्टेप है वैल्यू ऑफ पोजीशन, और तीसरा स्टेप आपके पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लॉट्स, क्योंकि नंबर जो मिलेंगे वो इसी स्टेप के मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पोजीशन, कितनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमने पोजीशन ली, एंड दिस इज डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कितनी वैल्यू है, और उससे आपके पास क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ लॉट्स, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज हाउ वी कैन डिसाइड पोजीशन, वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लॉट्स। बस ध्यान रखना है कि बीटा को हमें कम करना है या ज्यादा, ठीक है। तो गेम जो स्टार्ट होगा, दिस इज फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द रिस्क और टू रिड्यूस द रिस्क, ठीक है। तो अब यहां पर ऑल्टरनेटिव 1 था, दिस इज अंडर द बीटा मैनेजमेंट, और मैंने पहले बताया था पोर्टफोलियो विल बी इंटैक्ट, पोर्टफोलियो पोजीशन विल बी इंटैक्ट, एंड द एडिशनल पोजीशन शुड बी टेकन इन द इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है। तो एडिशनल पोजीशन कहां पर लेंगे, इंडेक्स फ्यूचर, और वहां पर ट्रेड करने के लिए टेक्निकली मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे और वापस ले लेंगे, ठीक है। तो वहां पर 2 केसेस थे, तो ये तो सब फॉर्मूला है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें देखना है हमारा एग्जिस्टिंग बीटा कितना है, अभी बीटा कितना है, अभी बीटा पोर्टफोलियो कितना है, मान लो 2 है, और वो कह रहा है मुझे अपने टारगेट बीटा, मतलब अपने बीटा को कहां लेके आना है, 1.5 लेके आना है। तो अपना मेरा टारगेट क्या है कि मुझे अपने बीटा को कहां लेके आना है, 1.5। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द रिस्क, और रिड्यूस द रिस्क है तो लॉन्ग है तो क्या करेंगे, शॉर्ट, और अगर शॉर्ट है तो क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। कितने वैल्यू ऑफ पोजीशन होगी, कितनी पोजीशन लोगे, कितने से रिस्क कम करना चाहते हो, 0.5 से, खत्म। दिस इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू 0.5 जो भी होगा। तो दिस इज वैल्यू ऑफ पोजीशन जो मुझे फ्यूचर मार्केट में लेनी है, और उससे क्या कैलकुलेट कर देंगे, नंबर ऑफ लॉट्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हो गया, कोई फॉर्मूला तो नहीं याद करना, देख लो। सेकंड वन, मेरा बीटा कितना है, 2 है, और मुझे उसको कहां लेके आना है, 3। दिस इज अवर टारगेट बीटा। तो टारगेट बीटा 3 है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द रिस्क, और इंक्रीज द रिस्क है तो लॉन्ग है तो और लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट है तो और शॉर्ट करेंगे, ठीक है। कितने का करेंगे, 1 टाइम, ठीक है। तो दिस इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू 1। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पोजीशन, और उससे क्या निकाल देंगे, दिस इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी लॉन्ग और टू बी शॉर्ट, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताओ यहां तक। दिस इज अवर केस बीटा मैनेजमेंट। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं फॉर्मूले से भी रटा सकता था, बट मैं आपको बताऊं फॉर्मूला कभी काम ही नहीं आएगा, ठीक है। आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। तो यहां पर आपको सिर्फ सोचना है, आंसर आपके सामने है। कुछ डिफिकल्टी है इसके अंदर, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई डिफिकल्टी है। साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने किया था, दिस इज पार्शियल हेज। अब पार्शियल हेज में वो खुद ही कह रहा है आपको कितना हेज करना है, ठीक है। वो बीटा मैनेजमेंट ना देके वो आपको खुद ही बता रहा है कि आपको कितना हेज करना है। तो पहली बात, वैल्यू ऑफ पोजीशन इनटू बीटा, ये क्या होता है, 100% हेजिंग। इसको क्या बोलते हैं, 100% हेजिंग और द कंप्लीट हेज। अब वो कह रहे हैं इसका सिर्फ 50% कर लेना,
इसका 120% कर देना, तो जितना वो कहेगा हम उतना क्या कर देंगे, हेज कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज ए केस ऑफ पार्शियल हेजिंग और द ओवर हेजिंग, ठीक है। तो जो भी वहां पर आपके पास देख लीजिए पार्शियल हेजिंग है या ओवर हेजिंग है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, हेज कर देंगे और क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी लॉन्ग और टू बी शॉर्ट। बीटा मैनेजमेंट, तो यहाँ पर दो ऑल्टरनेटिव है जो हमें यहाँ पर कवर करने हैं। तो पहला जो ऑल्टरनेटिव था वो था आपके पास दिस इज पोर्टफोलियो पोजीशन विल बी इंटैक्ट, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये क्लियर होना कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना है। तो वो कह रहा है पोर्टफोलियो पोजीशन विल बी इंटैक्ट एंड एडिशनल पोजीशन किसके थ्रू लेंगे, इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो एडिशनल पोजीशन होगी वो कौन सी मार्केट में होगी, डेरिवेटिव मार्केट में होगी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे टू इंक्रीज द रिस्क और टू डिक्रीज द रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दो पॉइंट हैं जो वहाँ पर हमें कवर करने हैं। तो देख लीजिए अगर मेरा एग्जिस्टिंग बीटा है 2 और मेरा टारगेट क्या है, ये 1.5 हो जाए, तो अवर ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस रिस्क, और कितने से रिस्क को कम करना है, 0.5 से। तो सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ पर अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन है तो क्या करेंगे, शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर, और अगर वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन है तो क्या करेंगे, लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है। कितने अमाउंट का करेंगे, दिस इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू कितने से रिस्क को कम करना है, दिस इज 0.5, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लॉट्स, दिस इज वैल्यू ऑफ पोजीशन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या निकल के आ जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी लॉन्ग और टू बी शॉर्ट, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास देख लीजिए अगर मेरा एग्जिस्टिंग बीटा 2 है एंड द टारगेट बीटा इज 3, टारगेट बीटा आपके पास कितना है, 3 है, और टारगेट बीटा अगर 3 है तो उस केस में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज रिस्क, और टू इंक्रीज रिस्क है तो लॉन्ग है तो और लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट है तो और शॉर्ट करेंगे। कहां पर करेंगे, इन इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है। तो उस केस में देख लीजिए फिर वैल्यू ऑफ पोजीशन कितनी होगी, जो 2 और 3 का क्या है, डिफरेंस है, दिस इज 1 टाइम, तो दिस इज वैल्यू ऑफ पोजीशन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ना हमें याद करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन पार्शियल हेज और द ओवर हेज। तो वो कह रहा है वैल्यू ऑफ पोजीशन इनटू बीटा, तो दिस इज अ केस ऑफ परफेक्ट हेजिंग, 100% हेजिंग। अब उसमें कह रहा है कि मुझे 50% हेज करना है, मुझे 120% हेज करना है, या सिंपल 100% क्या करना है, हेज करना है। तो हम उतना ही क्या कर देंगे, हेज कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल हेज। कल जो स्पेसिफिक हमने किया था दिस इज हेजिंग यूजिंग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग्स, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पर क्या देखना है कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बोरिंग्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन, अपने पोर्टफोलियो की पोजीशन को क्या कर रहे हैं, हेज कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, वही याद रखना, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, टू इंक्रीज द रिस्क और टू डिक्रीज द रिस्क। तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रिस्क को क्या करना है, कम करना है, तो वो पता कैसे चलेगा, पता वैसे ही चलेगा कि मेरा एग्जिस्टिंग बीटा कितना है, 2 है, एग्जिस्टिंग बीटा इज 2 एंड टारगेट बीटा इज 1.5, ठीक है। तो पता तो वैसे ही चलेगा बीटा को देख के, दिस इज अ पार्ट ऑफ बीटा मैनेजमेंट। बट यहाँ पर जो एक्शन है वो अलग है, वहाँ एक्शन कौन सी मार्केट में ले रहे हैं, फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में, और यहाँ एक्शन कहाँ पर ले रहे हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क फ्री बोरिंग से, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मुझे रिस्क को कम करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेल सम सिक्योरिटीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एंड रिप्लेस विद द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ओवरऑल रिस्क क्या हो जाएगा, कम, मेरा ओवरऑल बीटा कहाँ पहुँच जाएगा, 1.5 पे, ठीक है। तो उसको करने का तरीका वही था कि वहां पर जो भी हमारा टारगेट बीटा है 1.5 इक्वल टू, एंड दिस इज बीटा इनटू वेट्स, बीटा इनटू वेट्स। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो दिस इज ए, एंड जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे दिस इज बी। तो दिस इज बीटा ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनटू वेट ऑफ ए प्लस बीटा ऑफ रिस्क फ्री इनटू वेट ऑफ रिस्क फ्री। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वेट ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एंड द वेट ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और उससे हमें पता चल जाएगा कितने अमाउंट का सेल ऑफ करेंगे और कितने अमाउंट की रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, ठीक है। अब उसमें वो एक्स्ट्रा पॉइंट पूछ सकता है कि आप वहां पर जब सेल ऑफ करोगे तो कितने अमाउंट का रेक में करेंगे, तो इन द सेम प्रोपोर्शन, और वहां से क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स आप क्या करोगे, सेल ऑफ करोगे, हर जो भी सिक्योरिटीज आपके पोर्टफोलियो में है, ठीक है। तो दिस इज अवर केस नंबर 1, रिड्यूसिंग रिस्क। दूसरा केस ऑलमोस्ट सेम ही है, बस वहां पर मैं रिस्क को बढ़ाना चाहता हूं, और रिस्क को बढ़ाने का एक ही तरीका है पूरे मार्केट में कि आप बोरो करके क्या करो, इन्वेस्ट करो, बोरो करो, और फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में क्या करो, इन्वेस्ट करो इन द सेम प्रोपोर्शन, इन द सेम प्रोपोर्शन।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बाय सम सिक्योरिटीज एंड बोरो एट रिस्क फ्री रेट, याद रखना इन द सेम प्रोपोर्शन, वो हमेशा इंप्लाइड है। अगर प्रोपोर्शन चेंज हो गया तो पूरा बीटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो करने का तरीका वही है। टारगेट बीटा मेरा कितना हो गया है, टारगेट बीटा इज 3, टारगेट बीटा अगर 3 है तो 3 के इक्वल रख देंगे, बीटा इंटू वेट्स, बीटा इंटू वेट्स, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो 0 रहेगा क्योंकि बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी इज ऑलवेज 0, बीटा ऑफ रिस्क फ्री बोरोइंग इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए इक्वेशन बन जाएगी और उससे क्या निकल के आ जाएंगे, वेट्स, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपसे कवर किया। बीटा ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पता ही हमें, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो वहां पर थोड़ा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट वहां पर जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था वहां पर ध्यान रखना, वहां पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है इक्विटी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। इक्विटी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मतलब जो इक्विटी पोजीशन है उसी का क्या दिया है, बीटा दिया है। तो कैश का बीटा क्या होगा, 0, और ओवरऑल पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकल के आएगा, बीटा इंटू वेट्स, बीटा इंटू वेट्स, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा हुआ है बहुत उसको क्लैरिटी से पढ़ना है। तो वो पुराने क्वेश्चन है तो वहां पर हो सकता है उनसे मिस्टेक हो जाए, बट न्यू क्वेश्चन में मैंने अभी देखा नहीं है कि फ्यूचर के किसी न्यू क्वेश्चन में वो कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत उसको सही से ड्राफ्ट कर रहे हैं, बट अगर हो सकती है गलती, बट आपको ध्यान से क्वेश्चन में वर्ड पढ़ना है कि दिस इज बीटा पोर्टफोलियो और द इक्विटी बीटा। इक्विटी बीटा मतलब जो इक्विटी पोर्शन है उसी का क्या है, बीटा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमने जो कवर किया था, दिस इज हेजिंग कमोडिटी रिस्क, ठीक है। तो दिस इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों, क्योंकि ये अभी तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो सीए में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक जो नई अमेंडमेंट्स आती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, और दूसरा जो आपका जो टेस्ट नहीं हुआ है एग्जाम में, चीज़ें उन्होंने टेस्ट नहीं किए हैं वो हमेशा क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अभी तक उन्होंने टेस्ट नहीं किया एग्जाम में, तो कभी भी आपको दिख सकता है, जैसे उन्होंने सही ड्राफ्टिंग कर ली क्वेश्चन की तो आपको दिखेगा कि इसी का क्वेश्चन वो बना देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो आरटीपी का था वो मैंने आपसे कवर कराया था, आपको डिस्कस किया था। तो देखिए हेजिंग कमोडिटी रिस्क, मेरा जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि मुझे अपने कमोडिटी के रिस्क को क्या करना है, हेज करना है, ठीक है। और कमोडिटी में 2 तरह के लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं या 2 तरह के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर एंड द सेकेंड वन इज कंज्यूमर, ठीक है। तो 2 तरह के लोग यहाँ पर देख लीजिए काम कर रहे हैं। सेकंड आपके पास इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर इसको लग रहा है कि प्राइस क्या हो सकते हैं, फॉल हो सकते हैं, और इसको यहाँ पर लग रहा है कि प्राइस क्या हो सकते हैं, राइज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना माइंड में कि ये जो है आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि उसको क्या लग रहा है, प्राइस गिर सकते हैं या प्राइस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत क्लियर था कि वो ट्रेडर था, वीट ट्रेडर था, और वो क्या करना चाहता था, सेल करना चाहता था। तो उसको क्या रिस्क हो सकता है, समझ पा रहे हैं, रेट कम हो सकते हैं। इधर कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको क्या रिस्क हो सकता है, रेट क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो वो क्या एक्शन लेगा इन फ्यूचर सेगमेंट मार्केट, इसको सेल करना है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, आज ही क्या कर देगा, सेल, कब के लिए, फ्यूचर के लिए। तो वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट, रेट कब डिसाइड हो जाएगा, आज ही, ठीक है। और मेरे लिए फिक्स हो जाएगा और दुनिया के लिए क्या करता रहेगा, फ्लक्चुएट, ठीक है। तो ध्यान रखना, दुनिया के लिए क्या करता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, मेरे लिए क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, यहाँ पर जो ध्यान रखना कि हमें वहां पर देखना है कि वो प्रोड्यूसर का केस है या कंज्यूमर का केस है, और उसके अकॉर्डिंग हम रिस्क को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो वो कौन सा एक्शन लेगा इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए उसको लग रहा है कि रेट बढ़ सकते, तो वो आज ही क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दिस इज बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ही विल टेक शॉर्ट पोजीशन एंड ही विल टेक लॉन्ग पोजीशन, तभी तो मार्केट में ट्रेड होगा। सोच पा रहे हैं इस चीज को, तो उधर प्रोड्यूसर है और उधर कंज्यूमर है, तभी तो दोनों इंटरेक्ट करेंगे, तभी तो मार्केट में क्या होगा, ट्रेड होगा।